जो व्यक्ति अपनी जुबान और अपनी आदतों को लेकर संयम रखता है वो जीवन से जुड़े तमाम दुखों से दूर रहता है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो अंदरूनी ताकत है जो सिर्फ मजबूत लोगों में पाई जाती है। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आतंकवाद को बताया शांति और विकास में बाधक। कहा, भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है। सामूहिक संकल्प शक्ति से परास्त करने पर दिया जोर। ऑपरेशन अजय लगातार जारी। 2 उड़ानों में रविवार को इजरायल से 471 भारतीय नागरिक पहुंचे नई दिल्ली। हमास के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए नेतन्याहू ने रात को बुलाई इजरायली कैबिनेट की आपात बैठक। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम और सिंगापुर की 6 दिवसीय यात्रा पर। वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने किया पारंपरिक रूप से स्वागत। भारतीय विदेश मंत्री ने किया ऐतिहासिक ट्रान पोक पैगोडा का दौरा। देश भर में नवरात्रि उत्सव की धूम, मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित गरबा गीत बना दुर्गा पंडालों की रौनक। और वनडे विश्व कप में पहला उलटफेर, अफगानिस्तान ने विश्व चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से हराया। आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका लखनऊ में होंगे आमने सामने। सुप्रभात में अब बात विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 देशों की संसद के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन P20 को अब तक का सबसे सफल शिखर सम्मेलन बताया। उन्होंने कहा कि G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति के बाद अब P20 में भी देश संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाने में कामयाब रहा। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है। वैश्विक शांति और समृद्धि का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद शांति और विकास में बाधक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आतंक से सभी स्रोतों को सामूहिक संकल्प शक्ति से परास्त करना होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री की पहल के अनुरूप सम्मेलन में भारत की प्रेरक भूमिका के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी। भारतीय संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 का सभी देशों ने स्वागत किया। उन्होंने गर्व व्यक्त किया कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नई दिल्ली P20 सम्मेलन में अब तक की सबसे अधिक भागीदारी हुई। अफ्रीकी संघ को G20 के सदस्य के रूप में शामिल किए जाने के बाद पैन अफ्रीकी संसद ने पहली बार P20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। G20 और आमंत्रित देशों की संसदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के अलावा 48 संसद सदस्यों समेत कुल 436 प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष इंडोनेशिया में संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति नहीं बन सकी थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि P20 में संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति भारत के नेतृत्व और संकल्प शक्ति को प्रदर्शित करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सुरक्षा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में कुछ देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विश्वसनीय और उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयोग और डेटा सुरक्षा पर बल दिया। G20 देशों के विषयों के बाद P20 जिन विषयों पर चर्चा की, उन 4 विषयों को हमने विशेष रूप से लिया। SDG के लक्ष्यों को जल्दी प्राप्त करना, उसकी प्रगति का आकलन करना, सतत ऊर्जा ट्रांजिशन, लेगिंग समानताओं में महिलाओं का विकास और नेतृत्व में भूमिका, सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन। विशेष रूप से प्री समिट में जो हमने विषय लिया वो विषय बहुत महत्वपूर्ण था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली लाइफ की अवधारणा प्रस्तुत की थी और उस लाइफ मिशन पर प्री समिट पर हमने चर्चा की और विशेष रूप से
सभी देशों के पीठासीन अधिकारियों ने और वहां के रिप्रेजेंटेटिव और वहां के प्रतिनिधियों ने जिस सकारात्मक रूप से चर्चा की और अपने अपने देश के अंदर लाइफ मिशन के अंदर चलने वाली चर्चाओं संवाद को बताया। कहीं कानून बनाने का काम हुआ है, कहीं लाइफ मिशन पर उनकी संसदों में चर्चा हुई है, लेकिन सब संसदें एक मत की रही कि विषय वैश्विक विषय सबके साझे प्रयासों से संभव हो पाएगा, सबके सहयोग से हो पाएगा। ये किसी एक देश का विषय नहीं है, इसलिए इस विषय पर सभी संसदों ने माना कि इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए। देश की राजधानी में बने दुनिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर्स में से एक यशोभूमि में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन अब तक के सबसे सफल P20 में से एक रहा। आइए आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं P20 की विशेष झलकियां। किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके लोग होते हैं, उसके लोगों की इच्छा शक्ति होती है। ये समिट आज लोगों की इस ताकत को भी सेलिब्रेट करने का माध्यम बनी है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए संसदें। हम विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम सब आपको हार्दिक धन्यवाद देते हैं और संयुक्त वक्तव्य को एडॉप्ट कर लिया है। मैं इस अवसर पर ब्राजील और उनकी टीम, जिनको G20 की अध्यक्षता मिली है, मैं उनको भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूं। ऑपरेशन अजय के तहत कुल 471 भारतीय नागरिकों को लेकर 2 उड़ानें रविवार को इजराइल से नई दिल्ली पहुंची। दिल्ली हवाई अड्डे पर तीसरी और चौथी निकासी उड़ानों के यात्रियों का स्वागत किया गया। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजराइल से भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला जोर शोर से जारी है। रविवार को तीसरी उड़ान से 197 भारतीय और चौथी उड़ान से 274 भारतीयों को लेकर उड़ान भारत पहुंची। अब तक इजराइल में रह रहे 18,000 लोगों में से कुल 918 भारतीय नागरिकों को इजराइल से बाहर निकाल लिया गया है। विशेष उड़ानें उन भारतीय नागरिकों की वापसी की सुविधा के लिए 12 अक्टूबर को शुरू किए गए ऑपरेशन का हिस्सा हैं, जो 7 अक्टूबर को गाजा से हमास आतंकवादियों द्वारा इजरायली शहरों पर किए गए हमलों के बाद घर लौटना चाहते हैं। गुरुवार को इजराइल से पहली चार्टर उड़ान में 212, शुक्रवार को 235 भारतीय नागरिकों का दूसरा जत्था वतन वापस लौटा। तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट कर बाकी बचे भारतीयों से जो ऑपरेशन अजय के अंतर्गत भारत वापस आना चाहते हैं, उनसे तत्काल संलग्न यात्रा फॉर्म भरने का अनुरोध किया है। ऑपरेशन अजय कोई पहला ऑपरेशन नहीं है,
मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में अलग अलग वजह से फंसे भारतीयों को विदेश से निकालने के लिए कई सफल ऑपरेशन चलाए हैं। आइए एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं भारत सरकार द्वारा अलग अलग समय पर चलाए गए ऑपरेशंस को। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है। बहुत अच्छा लगा। हम कम से कम 328 आदमी आए हैं। इंडिया सरकार आई लव यू। वतन मेरे वतन। वहाँ तो माहौल बहुत ही गड़बड़ है। यहाँ तो बहुत से बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि इट्स वेरी रिलीविंग टू बी बैक इन इंडिया। मंजिल है पहचान तुझी से, भारत माता की भारत माता की भारत माता की। For making this operation Ganga successful, we also want to thank our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for making this much effort for taking us safely back to India. मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन। आज से सेना के शीर्ष कमांडर का 5 दिवसीय सम्मेलन शुरू हो रहा है। सम्मेलन में सामरिक तौर पर वैश्विक परिदृश्य से उपजी चुनौतियों पर बात होगी। वहीं चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों और बल की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के तरीकों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। सेना के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 5 दिवसीय शीर्ष कमांडर सम्मेलन सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की अध्यक्षता में हो रहा है। इस सम्मेलन में सेना में सुधार प्रक्रिया सहित कई गंभीर मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी उन लोगों में शामिल हैं जो सेना कमांडरों को संबोधित करेंगे। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर एक व्याख्यान देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 18 अक्टूबर को सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रविवार को बाक निन्न शहर में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री पार्क में नोबेल पुरस्कार विजेता लेखक कवि रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि गुरुदेव के कार्यों को पूरे वियतनाम में व्यापक रूप से जाना जाता है और सराहा जाता है। यकीन है कि इससे बाक निन्ह प्रांत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भारत के साथ इसके मजबूत संबंध आगे बढ़ेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया कि भारत और वियतनाम के बीच लगभग 2000 साल पुराने गहरे ऐतिहासिक संबंध हैं जो बौद्ध धर्म में निहित हैं। इस दौरान उन्होंने क्वान हो आर्ट थिएटर समूह का प्रदर्शन भी देखा। ये समूह नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव के लिए भारत की यात्रा करेगा। Namaskar, good afternoon, Xin Chao. I am very pleased to address you today in the historic center of Bac Ninh on the occasion of the unveiling of the bust of Gurudev Rabindranath Tagore in this beautiful International Friendship Park. I have heard about the cultural richness, impressive history, commendable traditions of learning and the enchanting folk melodies of Quan Ho. Today marks the addition of a remarkable memorial honoring the exceptional Indian personality Gurudev Tagore, himself a renowned painter, educator, humanist, music composer and a very profound thinker. I extend my gratitude to the leadership of Bac Ninh province for their support for installing this bust. Friends, I am happy to know that Gurudev Tagore's works are widely recognized in Vietnam, being read and appreciated
throughout the country and even included in Vietnamese textbooks. It is indeed heartening to know that Tagore's Gitanjali has been translated into Vietnamese as Lai Jung by Khan Ho Do and was published in 2001. Historical records indicate that Tagore paid a 3-day visit to Ho Chi Minh City in 1929, leaving a lasting intellectual and socio-cultural impact on Vietnam. I would like to highlight Tagore's historic remarks made during that visit to Vietnam, where he said, I quote, "Looking back into several centuries, I am dreaming of a time in India which is still flowing strongly in my blood. Today, I am bringing to you evidence of the time when our culture met through documents, archives, and artworks to awaken your spirit." I am also glad to know that Vietnam has issued a commemorative postage stamp in honor of Gurudev Rabindranath Tagore in 1982. We are honored by the respect and admiration shown towards him in Vietnam. Our two countries, India and Vietnam, have a profound historical connection dating back almost 2000 years, which are rooted in the legacy of Buddhism. Bac Ninh province is also a part of this ancient tradition. Historical records validate that Indian monks played a significant role in introducing Buddhism to Vietnam, particularly in the region of Lui Lao, located in Bac Ninh. More than 1500 years ago, Lui Lao emerged as a crucial center for Buddhist education in Vietnam. I've also learned about the remarkable Zhao Pagoda, a place that holds great reverence for Buddhism. We respect these significant connections with Bac Ninh province and also appreciate the cultural and spiritual heritage it represents. I was also happy to be informed by the ambassador that Bac Ninh province's musical group is traveling to India today evening to participate in the International Music Festival in Delhi in the coming week. I know that Bac Ninh is now an important industrial hub housing global companies. I commend the province for its remarkable progress and development while preserving its history and heritage. I believe that unveiling Gurudev Tagore's bust today will further enhance the international character of Bac Ninh city. Once again, I thank you all for joining me on this occasion. विदेश मंत्री ने वियतनाम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत की। इससे पहले वियतनाम पहुंचने पर वियतनाम के विदेश मंत्री बुई थान सोन ने उनका स्वागत किया। वियतनाम पहुंचकर विदेश मंत्री ने ऐतिहासिक ट्रान कुओक पैगोडा का दौरा किया। भारत और वियतनाम के बीच सदियों पुराने संबंधों का प्रतीक बोधि वृक्ष यहां पर है। 1959 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति हो ची मिन्ह को ये उपहार में दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री थॉमस पेस्केट की भारत यात्रा पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, थॉमस पेस्केट, खुशी है कि आप भारत आए और हमारे युवाओं की विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र में जीवंतता और गतिशीलता का अनुभव किया। इससे पहले फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री ने देश में आमंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। थॉमस पेस्केट ने कहा कि देश में अंतरिक्ष के प्रति गहरे जुनून को देखना और भारत की प्रभावशाली युवा प्रतिभाओं और भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बातचीत करना अच्छा अनुभव था। यूरोप और भारत में लोग जब बड़े सपने देखते हैं तो दुनिया बदल देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदी सिनेमा के अभिनेता अमिताभ बच्चन से गुजरात के आगामी रण उत्सव में आने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने उनसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिरों की मेरी यात्रा वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। आने वाले सप्ताहों में रण उत्सव शुरू हो रहा है और मैं आपसे कच्छ आने का आग्रह करता हूं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने की आपकी यात्रा भी अभी बाकी है।
मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में 17 अक्टूबर तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि 16 और 17 अक्टूबर के दौरान तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ स्थानों पर भी आज बारिश की संभावना है। 19 अक्टूबर तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। और अब बात करते हैं विश्व कप की। कल रविवार को विश्व कप में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए इस मैच में अफगानिस्तान ने बड़ा उलटफेर करते हुए पिछली विश्व चैंपियन टीम इंग्लैंड को 69 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 284 रन बनाए। अफगानिस्तान की टीम 49 ओवर 5 बॉल में ऑल आउट हो गई। अफगानिस्तान की ओर से सबसे ज्यादा 80 रन रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए। वहीं आदिल राशिद ने इंग्लैंड की ओर से 10 ओवर में 42 रन देकर 3 विकेट लिए। जवाब में 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम 40 ओवर और 3 बॉल में ही ऑल आउट हो गई और पूरी टीम सिर्फ 215 रन ही बना पाई। इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा 66 रन हैरी ब्रूक ने बनाए। वहीं अफगानिस्तान की ओर से मुजीबुर रहमान ने 10 ओवर में 51 रन देकर 3 विकेट लिए। अफगानिस्तान की जीत में अहम भूमिका निभाने के लिए मुजीबुर रहमान को गेंदबाजी के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। विश्व कप 2023 का 14वां मुकाबला आज लखनऊ में 2 बजे से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोदी स्टेडियम में खेले गए भारत पाकिस्तान मैच की शुरुआत से पहले स्टेडियम में मौजूद 1 लाख से ज्यादा लोगों ने टीम इंडिया के साथ मिलकर जब राष्ट्रीय गान गाया तो करोड़ों भारतीय फैंस के रोंगटे खड़े हो गए। महामुकाबला शुरू होने से पहले दोनों देशों का राष्ट्रीय गान बजा। भारत का नेशनल एंथम बजते ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम का माहौल बिल्कुल बदल गया। टीम इंडिया के साथ 1 लाख से ज्यादा फैंस राष्ट्रीय गान गाने लगे और इस बीच विराट कोहली और बाकी खिलाड़ी थोड़े भावुक भी नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं ये शानदार वीडियो। आज विश्व खाद्य दिवस है। हर साल 16 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड डे मनाने का उद्देश्य है कि दुनिया भर में लोगों को पौष्टिक भोजन करने के महत्व के प्रति जागरूक किया जाए। उन्हें पोषण युक्त भोजन के बारे में ज़रूरी जानकारी प्रदान की जाए ताकि लोग हेल्दी और पौष्टिक के साथ ही ऑर्गेनिक फूड्स का प्रोडक्शन करने के साथ सेवन भी करें। दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की क्वालिटी में इजाफा करना ताकि कुपोषण से ग्रस्त लोगों को पोषित किया जा सके। वर्ल्ड फूड डे की इस वर्ष की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है। आइए देखते हैं इससे जुड़ा एक वीडियो। Our planet may be called Earth, but its surface is made up mostly of water. Water flows within us and is the driving force that unites all nature. Water is food, prosperity, energy, life. Yet today too many people go without it, while others take it for granted. Care for water. Cultivate a sustainable future. Water is life. Water is food. सुप्रभात में अब बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की और जानते हैं आज के दिन से जुड़ी मुख्य घटनाओं के बारे में।
16 अक्टूबर साल 1945 से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व खाद्य दिवस मनाने की शुरुआत की। संयुक्त राष्ट्र ने रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना की। खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य विश्व भर में फैली भुखमरी की समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। भूख, कुपोषण और गरीबी के खिलाफ संघर्ष को मजबूती देना भी इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य और सतत विकास के योगदान और खाद्य प्रदूषण को रोकने के लिए भी यह दिन अपनी ओर ध्यान आकर्षित करता है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 10 में से 1 व्यक्ति दूषित भोजन के कारण बीमार होता है। हर साल विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से इस दिन के लिए अलग थीम रखी जाती है। इस साल इस दिन की थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़ें। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।